ਹੈਲੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मौजू पर जाने से कबल एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ कि हमारे जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उन लाइव प्रोग्राम्स के अंदर आपको ये सहूलत दी जाती है कि आप अपना कोई भी मसला या कोई भी मुद्दा बयान कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, और इसके लिए आप पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है, आप पर यह फ़र्ज़ बनता है कि जब आप कॉल करें और किसी मेहमान से बात करें तो इंतहाई ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से बात करें। गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में नया यूनान की मारूफ शख्सियत जनाब अरशद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें एक कॉल की गई शायद जर्मनी से, और वहाँ से कॉल करके कुछ फेक बातें की गई जिससे उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचा। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की उन साहब से रब्ता करने की जिस नंबर से उन्होंने कॉल की थी। हमारा अगर आज का प्रोग्राम वो शख्स सुन रहे हैं या किसी और को इस बारे में आगाही है कि कौन साहब थे जिन्होंने ये फ़ोन किया था और ये ब्लेम किया था कि अरशद भट्ट साहब किसी गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस हैं, अगर उनसे रब्ता हो तो काइंडली आज भी कॉल करें और मुझसे बात करें, अपने तमाम जो नाम पता वगैरह वो बता कर, ताकि हम इस बात की तहकीक करें। क्योंकि वीनस टीवी की ये कोशिश होती है कि हक़ और सच को आपके सामने बयान किया जाए। अगर सिर्फ किसी नाराज़गी की वजह से कोई शख्स कॉल करके किसी के बारे में गलत बात कर दे तो उसको वजाहत का मौका भी नहीं मिलता और बात भी लोगों तक, हज़ारों लाखों देखने वालों तक पहुंच जाती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया कीजिए, क्योंकि जो बात आप करते हैं वो आपकी बात लाखों लोग सुनते हैं और लाखों लोगों के कानों में जाने वाली जो बात है आपकी, अगर वो झूठ है तो उसके आप बहुत ज़्यादा आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। इसलिए गुजारिश है कि आज के प्रोग्राम में भी जितनी कॉल्स आएँ, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। इंतहाई ज़िम्मेदारी से और मौजू पर बात किया करें ताकि हम अपनी कौम को आगे की तरफ लेकर जाएँ। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत करते करते 4 साल गुजर गए और 4 साल के अंदर कितने मसाइल हल हुए, कितने बेड़े गर्क हुए, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन अब भी जबकि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरह मुक्के लहरा कर इस बात का ऐलान करने पर दिन रात मगन रहते हैं कि मैंने 5वां खिताब इस कौमी असम्बली से कर दिया, लिहाजा जमहूरियत मुस्तहकम होगी। एक तरफ वो अपने मुक्के लहरा कर इस बात के ऐलानात फरमा रहे हैं कि मैंने 5वां खिताब कर दिया, और उनके तमाम हवारी भी, तमाम हुकूमती अरकान भी इस बात से बेहद खुश हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा जमहूरी दौर में, जमहूरी हुकूमत में पार्लियामेंट से, मुश्तरका पार्लियामेंट से 5वां खिताब करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन उसी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कराची के अंदर हमारी पैरामेडिकल स्टाफ और हमारी नर्सों, हमारी बहनों, हमारी बेटियों ने जब अपने मुतालबात के लिए एहतजाज का सिलसिला शुरू किया तो उसी जमहूरी हुकूमत ने, जो जमहूरियत के लिए दावे करती और जमहूरियत के लिए चैम्पियन बनते नहीं थकती, उसने उन पर इंतहाई बेदर्दी से, बेशर्माना तरीके से पानी फेंका और पानी फेंक कर उस एहतजाज को मुंतशिर किया, जिससे वहाँ पर एहतजाज करने वाली ख़वातीन नर्सों के कपड़े भीग गए और नीम बरहना हालत में बहुत सी ख़वातीन वहाँ से भागने पर मजबूर हो गई। अब देखना, ये हमारी आवाम ने ये फ़ैसला करना है कि क्या इस तरह के जो काम है, इस तरह की जो हरकतें हैं, ये जमहूरी सब्जेक्ट के अंदर आती हैं या जमहूरियत का नाम लेकर इस मुल्क को, इस कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके एहतजाज के बाद जो उनके असल हुकूक हैं वो सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कराची एक मरतबा फिर खून की होली खेल रहा है। ये बात हमारे तजज़िया निगार बहुत अरसे से कहते चले आ रहे थे कि जब भी
الیکشن قریب آئے گا، خاص طور پر یہ 2013 یا 2012 کے اواخر کے جو انتخابات ہیں، عام انتخابات پاکستان کے، تو یہی کولیشن جماعتیں جو اس وقت بڑے انہماک کے ساتھ حکومت کی مراعات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کے راگ الاپ رہی ہیں اور عوام کو ان کے حقوق دینے اور بہت ساری سہولیات دینے کے اعلانات کر رہی ہیں، انہوں نے آپس میں دست و گریبان ہونا ہے۔ ابھی الیکشن دور ہیں، ابھی ان کے اعلانات نہیں ہوئے، لیکن ان کی ابھی گفت و شنید شروع ہوئی ہے کہ الیکشن کب کروائے جائیں، شاید 6 ماہ بعد، شاید 3 ماہ بعد، لیکن کراچی میں آگ اور خون کا سلسلہ، کھیل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور تمام جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہو گئی ہیں جو کراچی کے اندر سٹیک رکھتی ہیں۔ اب کیا واقعی یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ سب کام کر رہی ہیں یا کوئی بیرونی عناصر ہیں ہمارے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے بقول کہ کوئی تیسری قوت اس پہ ملوث ہے؟ اب یہ تیسری قوت کون سی آسمانی مخلوق ہے جو ہمارے پاکستان کی وزارت داخلہ کے کسی بھی شکنجے میں نہیں آتی؟ اس بات پر غور کریں گے اور اپنے مہمانوں سے بھی اس پر بات چیت کریں گے، لیکن ایک تیسرا موضوع بھی ہمارا ہوگا اور وہ ہے یونان میں پاکستان کمیونٹی کے 5ویں عام انتخابات جو یونان کی صدارت کے لیے ہوتے ہیں، پاکستان کمیونٹی کی صدارت کے لیے، اس کے لیے ہم نے آج زحمت گفتار دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب چودھری مدثر اقبال وڈائی صاحب۔ چودھری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری صاحب اس سے قبل تمام الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، صرف ایک الیکشن میں انہوں نے کولیشن کے طور پر حصہ لیا، باقی 3 الیکشنز پہ انہوں نے ڈائریکٹ صدر کا انتخاب لڑا۔ آپ کے ساتھ معروف سماجی کارکن یونان کے جناب خورشید احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ چودھری صاحب، یونان کے پاکستان کمیونٹی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم پاکستان پر بات چیت کریں، ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ٹیلی فون لائن پر۔ کیا اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کمیونٹی یونان کے الیکشن کی، اس کاوش سے، اس کوشش سے آپ مطمئن ہیں یا ابھی تک آپ کا احتجاج باقی ہے؟ ادھر یونان میں جی ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ممبرشپ تو ہو رہی ہے جی ممبرشپ ہمیں تو کوئی نہیں، کہیں نہیں دکھی۔ آپ نے نہیں دیکھی، لیکن ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ ممبرشپ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ اعلان بھی انہوں نے کیا ہے، ممبرشپ کا آغاز کر دیا گیا۔ ممبرشپ کے علاوہ آپ کی کیا ان سے ڈیمانڈ ہے؟ ممبرشپ کے علاوہ ہماری جو 2003 میں جب الیکشن ہونے تھے، ڈاکٹر طاہر علی شاہ صاحب سپریم کونسل تو سب آج کی جو ڈیمانڈ ہے بات کرتے ہیں، ہمارا موقف اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی وہی ہے کہ جو شرطیں ہم نے ان کو بتائی تھی وہ اس کاغذ میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مطلب جو کینڈیڈیٹ کے لیے شرطیں بتائی تھی، جی جی جو سپریم کونسل اور جو کینڈیڈیٹ کے لیے، جو ادھر عوام کے لیے جو سہولتیں ہوں گی وہ ہم نے لکھ کر اس وقت بھی دی تھی، آج بھی دی ہے ان کو، انہوں نے کسی بات پہ جو عمل نہیں کیا۔ اچھا، تو اس لیے ہم نے تو ان کو مانا، اس لیے آپ نے احتجاج کیا ہوا ہے؟ بالکل۔ لیکن یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ آپ کی تمام شرائط مان لی جاتی ہیں، جی جی، چیئرمین سپریم کونسل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اگر ان تمام باتوں پر عمل کر لیتے ہیں اور الیکشن جو ہے انہی کے تحت کرایا جاتا ہے، آپ کی شرائط کے تحت، تو پھر آپ اس کو تسلیم کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور پاکستان کمیونٹی کو متحد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ جی بالکل، پھر تو ہم الیکشن میں ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب، آپ کراچی میں بھی رہے اور کراچی کے حالات سے بے حد واقف ہیں، اس وقت پھر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہماری جمہوری حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ ہم نے ترقی دے دی، جمہوریت دے دی، جبکہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، قتل و غارت گری، ناانصافی، ظلم و بربریت، ہر چیز اپنے عروج پر ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ کیا ہمارے ملک کے سدھرنے کے کوئی چانس ہیں؟ کیا جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ کوئی ایسا جادو ہے جس سے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی احسان اللہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج یہاں بلایا پروگرام میں۔ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ کراچی کے جو حالات ہیں، میں بحیثیت پاکستانی اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کراچی ہمارے ریڑھ کی ہڈی شہر ہے اور دوسری بات یہ ہے وہاں لسانی بنیادوں پہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں وہ لسانی بنیادوں پہ ہیں۔ اس کی تحقیق کی جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پاکستانیت کا نعرہ ہو، ایک قوم کی حیثیت سے ہم بات کریں، پنجابی، پٹھان، اردو سپیکنگ، بلوچ، سندھی، اس سے نکل کے ہمیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کرنی چاہیے۔ تو کراچی کے حالات میرے خیال میں بٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی سیاسی قوت ہے کہ جو اس بات پر عمل کرنے پر آمادہ ہوگی، جو اپنے مفادات کو پس پش ڈال کر صرف اور صرف پاکستانیت کی بنیاد پر حق اور انصاف کا بول بالا کر دے، اور جو بھی مجرم ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا، اس کو کافر کردار تک پہنچائے، جبکہ آج تک جتنے بھی مجرم پکڑے گئے کافر کردار تک کوئی نہیں پہنچا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے خان صاحب۔ بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں پاکستان میں، جتنے بھی کمیشن بیٹھے ہیں، ان کی کوئی بھی رپورٹ پبلک کو، عوام کو، پاکستانی عوام کو نہیں دی گئی۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان ایک بہت اچھا اور زرخیز ملک ہے. وہاں بڑے قابل اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. پچھلے دنوں آپ نے یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا فیصل آباد کے 2 بچے پوری دنیا میں انہوں نے میتھمیٹکس میں ٹاپ کیا ہے. یہ ہماری مٹی جو ہے, یہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. نم کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ٹیلنٹ کو آگے لانے کی ضرورت ہے اور انہیں چانس دینے کی ضرورت ہے. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے, میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان سے اجارہ داری, سیاست میں منوپلی ختم نہیں ہوگی تب تک پاکستان کا سسٹم نہیں ختم ہوگا. روٹ لیول پہ ڈیموکریسی لائی جائے اور قانون کو نافذ کیا جائے, امپلیمنٹ کیا جائے قانون کو. قانون صرف کتابوں میں نہ رکھا جائے, صرف کتابوں میں نہ رکھا جائے. چوئی صاحب, آپ چونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف یونان کے بھی صدر ہیں آپ, اور ایک سیاسی جماعت سے وابستہ اور سیاسی نظریہ رکھتے ہیں آپ, پاکستان مسلم لیگ کاف کراچی کے ان حالات پر کیوں خاموش ہے؟ جی کیوں خاموش؟ پاکستان مسلم لیگ کاف تو خاموش نہیں ہے, بالکل خاموش نہیں, وہ تو نہیں, کوئی بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ حکومت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس اتنی پاور ابھی نہیں ہے. جو حکومت ہے بات کرنے کی پاور تھا. نہیں, بات تو وہ کر رہے ہیں. بات تو چوئی شاہ صاحب نے پچھلے دنوں بھی کی ہے, یہ جو سپریم کونسل میں انہوں نے جا کے کی ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف کی تو حکومت ہی نہیں ہے جو سندھ میں. اچھا صاحب, ایک تو ہے ہمارے لوکل الیکشن جو یونان کے ہیں, یہاں پر ہم لوگ جمہوری طریقے سے ایک صدر کا چناؤ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے اوورسیز کے جو ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے کچھ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کیا آج تک اس کے لیے کوشش کی گئی, آپ کو نظر آئی, یا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ اس پہ کام ہونے کی چانسز موجود ہیں؟ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں سب کو ووٹ کا حق بھی مل رہا ہے. جب یہ ووٹ کا حق ملے گا ان کو, ہماری پاور ہوگی, ہماری بات مانی جائے گی, ہر پارٹی مانے گی, جو بھی حکومت آئے, پیپل پارٹی جو بھی آئے کل کو, وہ ہماری بات مانے گی. اچھا ایک کال لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی مزید بات کیا ہوگی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر وڑائی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں آپ موجود ہیں. میں اپنے ناظرین کو بتانا بھول گیا کہ آج اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد میں ایک کنونشن جاری تھا. اس کے اندر ہمارے وینس ٹی وی کے پروموٹر اور وینس ٹی وی کے جو مین سپانسر ہیں اور براک گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین جناب مبشر حسن وڑائی صاحب وہاں پر موجود ہیں اور انہیں وہاں سے ٹیلی فون لائن پر ہم نے زحمت دی. مبشر صاحب, کیا صورتحال ہے وہاں کے جو حکومتی کارندے آپ کی اس کنونشن میں شامل تھے, ان کے کیا تیور ہیں, کیا وہ کچھ کریں گے ہمارے لیے؟ جی دیکھیں, آج بڑی خوشحال بات ہے یہ سب سے پہلے کہ آج یہ پہلا کوئی ایسا کنونشن تھا جس میں اوورسیز پاکستانی اور یہاں کی جو گورنمنٹ تھی بالکل ہم نے سامنے کی, جس طرح آپ یہ کرتے ہیں پروگرام. جی 3 منسٹر موجود تھے اس فنکشن میں, جو کہ ہمارے اوورسیز کے منسٹر ڈاکٹر فوکسار صاحب, ہماری انفارمیشن منسٹر جناب ڈاکٹر فردوس اشرف جوان صاحبہ, اور جو سید قمر صاحب ہیں بجلی اور پانی کے وزیر, یہ تینوں وزیر, اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتا بیوروکریسی اور ڈپلومیٹ تھے تقریباً تمام یورپ کے ممالک کے جہاں پہ موجود تھے. تو آج کافی زیادہ اور خصوصی طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل اور وسائل کے بارے میں اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان کے بارے میں جو انہوں نے اس کو ایکسپٹ بھی کیا ہے اور باقاعدہ اس چیز کا یہ وعدہ کیا ہے کہ سب سے ٹاپ رہے حکومت کے لیے بھی اور حکومتی اداروں کے لیے بھی جو ہے وہ اوورسیز ہے. مبشر صاحب, یہ وعدے تو خیر حکومتیں کرتی ہیں, وعدے کرنا تو ان کا کام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی وعدے کیے کہ جو یونان سے جو لوگ رضاکارانہ پاکستان جائیں گے ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا, لیکن ان کی اپنی ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایف آئی اے کسی نہ کسی بہانے سے ان کو لوٹ رہی ہے. چلیں زیادہ نہیں کر رہی تو تھوڑا بہت کر رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے رزلٹ, آج کی اس کنونشن کے بعد رزلٹ جلدی نکل آئیں گے یا پھر ویسے بھول بھال جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا؟ اصل میں جس طرح دیکھیں یہ صرف یہ سیاسی بات ہے کہ اس میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو بھارت بھٹی صاحب ہے جو اس کے پہلے پاکستانی بزنس مین ہے یورپ میں, جنہوں نے ہمیشہ ہی پاکستانی اوورسیز کے لیے کردار ادا کیا ہے جی. اسی طور پہ انہوں نے یہ فنکشن جو ارینج کیا تھا اس میں ہائی پروفائل پاکستانی بزنس مین اور ہائی پروفائل جو ڈپلومیٹ ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان کی بیوروکریسی ہے تو وہاں پہ موجود تھی. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو بزنس مینوں نے یہ پروگرام تبدیل دیے, کیونکہ یہ ایسا کنونشن نہیں تھا جو گورنمنٹیں اور سیاسی پارٹیاں بلاتی ہیں. اس وقت یہ پہلا کنونشن تھا یہ جو بزنس مینوں نے پولیٹیکل فگرس کو اور جو بیوروکریشین کو انوائٹ کیا, ان کو اپنے مسائل بھی بتائے اور اپنے وسائل کے ذریعے جو کام کیا انہوں نے وہ بھی ان کو ان کے گوش گزار کیے. اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ جو وہ تبدیلی آئے گی, اور خاص کر کے ہمارے گریک کے امبیسڈر بھی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی خصوصی طور پہ
ये जो एक रिक्वेस्ट भी किया और साथ उन्होंने ये वादा भी किया है कि पाकिस्तान जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी लेटर टेस्ट करवाने ऑथराइजेशन जो है इंक्वायरी के लिए ग्रीक एम्बेसी को रेफर कर दिया उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके बाद जो है ये काम शुरू होता है जी। दूसरे वाले से सफीर साहब ने ये वादा किया कि वो जो अपनी पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और वो उनकी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे ये रिकमेंडेशन के लिए भेजे कम से कम जो लीगल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है वो भेजे ताकि जो उनकी वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में उन्होंने ये बताया है कि जो बोगस और जो 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स है ये लोग वहाँ के जरूरतमंद है वो भी डिले हो रहे हैं। स्कूल की मुबशर साहब, अगर आप अभी वाले बंदे हैं जिनको बाकी जरूरत होती है तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भेजे ताकि ज्यादा उनका जल्दी काम जो है वो हो सके। मुबशर साहब, अभी आप मेरे ख्याल में प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं और उम्मीद है कि सफ़ीर साहब, यूनान के सफ़ीर भी वहाँ पर होंगे। उनके गोश गुजार ये बात ज़रूर कीजिए कि जो हमारे जेनियन जो केसेस हैं फैमिलियों के, वो बहुत सारे यहाँ से अप्रूवल हो चुके हैं, लेकिन सफारत खाना जो इस्लामाबाद में है वो उन्हें वीज़े जारी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। काइंडली ये बात उनके जहन में डाल दीजिएगा। आपका वक्त देने का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ये मसाइल की बड़ी तफसील से पहले भी बात हुई है और मजीद भी इंशाल्लाह इन मसाइल पर भी उनका जरूर गोशगुजार करेंगे। और ये बड़ा ही एक आज शानदार प्रोग्राम था जिसमें असल ओवरसीज के मसाइल को उजागर किया। जी मुबशर साहब, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने यूनान से पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की। बेहद शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में जो जारी ओवरसीज के मसाइल के लिए जो कोशिशें इस वक्त आपको पता जारी हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर जब वोट का हक देने की बात की कि उसके बाद ज़्यादा उसमें तहरीक आई। तो जो सब आप बात कर रहे थे कि काफ लीग उसकी हिमायत में ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है उनके वोट वो हक दिलाएंगे। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो दोहरी शहरियत पर बैंड लगाया गया उस पर आप क्या कहते हैं? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, उसको आज़ाद हो जाना चाहिए। आज़ाद हो जाना चाहिए। अच्छा, जो सब यहाँ के जो इलेक्शन है, इन इलेक्शन के अंदर आपके इन मुतालबात के अलावा और आपके वो जो मेंबरशिप के मुतालबात है उसके अलावा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ये इतलात मिली कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको इलेक्शन के खिलाफ करने के लिए, आपको इलेक्शन रुकवाने के लिए आपके जज्बात को कैश करवाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ना तो हम बच्चे हैं, ना तो हमने पहला इलेक्शन लड़ना है। हमने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे अगर ये सही हो जाए सिस्टम। अगर ये सिस्टम नहीं सही होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो ग्रीक गवर्नमेंट जो है उनका जो पहले उनका सदर था वजीर आजम, वो भी छोड़ के अभी चला गया हुआ है। अभी तो ग्रीस के हालात इतने खराब हो गए कि अभी हमें जो हमारे पाकिस्तानी जो ये गंदगी से चीजें उठाकर बेचते हैं वो 5-5 सेंट के लिए, 2-2 सेंट के लिए, रोटी के लिए बहुत ज्यादा तंग है। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। जो अगर हम इधर 25-30-40 हजार यूरो लगाते हैं एक इलेक्शन पर, हमें वो जो 5-6 कैंडिडेट हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। आया हमें उनको 5 यूरो भी दे सकते हैं। वो उनके बारे में आज तक किसी ने सोचा कि वो रात को कहां सोते हैं? इलेक्शन जरूरी है कि उनका पहले काम करना जरूरी है? कैसी कम्युनिटी है, मुझे तो इसका कुछ पता नहीं चल रहा। पहले भी जो हमारे जो सदर साहब थे, वो जो जुवेद साहब थे, क्या किया उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए? क्या किया? उनको कुछ करने नहीं दिया ना आपने हमने किसी ने ना उनकी राह में रोड़े ये सब झूठ है। 6 साल तक आप दूसरी सब झूठ है। जब आप एक एक्सीडेंट केस के लिए चले जाते हैं और एक आदमी, लेकिन जो सब ये देखे ना, वो सदर बने इलेक्शन जीतकर, आपको एम्बेसी ने सदर बना दिया तमाम, तो एक टकराव की सूरत तो पैदा हुई ना। जो हमने हम जब भी मैं सदर था, जो तीनों पार्टियां एक साथ हो गए, कोई एक पार्टी का आदमी भी कह दे कि मैंने किसी के साथ करप्शन की हो, किसी का हक खाया हो, मैंने। अच्छा, मुझे एक बुनियादी बात बताएं, इस बार आप आम इंतखाबात को उसके हामी हैं या जो उसकी एवरेज सिस्टम होता है, जिस तरह पहले आप सदर बन गए थे वो दूसरी पार्टी? नहीं, मैं उसका दोनों में से किसके हामी है? मैं किसी का हामी नहीं हूं, मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। मतलब मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पहचान है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। जिन पे भरोसे किया था वो भी भरोसे के काबिल ही नहीं है। अभी कोई आदमी वो कहे कि ये हो गया वो हो गया, मैं तो कहता हूं जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो इधर बेरोजगार है, जिनको रात को सोने के लिए जगह नहीं है, उनके बारे में सोचे। मैं भी उनको देता हूं, आप भी देना, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन उनको देता है। उनके लिए कोई हाल सोचे, उनके लिए कोई जगह ऐसी किराए पे लें। एक इतला ये मिली है कि चौधरी मुदस्सर वड़ैत चूंकि इंतहाई सादा और सीधा इंसान, सीधी बात करने वाला आदमी है, और उनके साथ ही खुर्शीद भट्ट साहब भी, बड़ा नाम लिया जाता है इनका भी आपके साथ, और ये भी माशाल्लाह सीधी बात करने वाले, मुंह पे बात करने वाले, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। आप दोनों के जज्बात को इस्तेमाल किया जा रहा है फेडरेशन की तरफ जाने के लिए?
फेडरेशन के हामी ये आप लोग? किसी ने भी आपको झूठ बोला है? नहीं, मुझे हम नहीं कहा, दोनों एक आम बात चल रही है। हमारा दोनों सर, आप बाजू- फेडरेशन के हामी है या इलेक्शन के हामी? मैं पहले एहसान साहब आपके सवाल का जो आपने चॉइस साहब से पूछा उसके पहले हिस्से का जवाब दे दूं। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से पाकिस्तान कम्युनिटी जो यहाँ बसती है उन्हें ये इतला और ये इबहाम ख़त्म करना चाहूँगा कि हम इलेक्शन के नाम मुखालफ हैं, नाम मुखालफत कर रहे हैं। हम इलेक्शन के हामी हैं क्योंकि जमहूरियत जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ अक्सरियत राय कबूल करनी चाहिए। बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान कम्युनिटी की तस्दीको थी उसमें हमने पहले दिन मेरी जो सुप्रीम काउंसिल के बड़े मोअज़्ज़ीन अरकान हैं वो उनके साथ मेरी डिस्कशन भी हुई है। मैंने अशीर हैदर से कहा था, उसने मेरे साथ ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अशीर हैदर को आप कॉल पे ले सकते हैं। अशीर हैदर ने कहा था बात साहब जब तक मैं का तस्दीकों में अमेंडमेंट्स करा लूंगा मैं सबसे पहले फर्द आप होंगे कि मैं आपको इत्तला दूंगा, और वो इत्तला ये होगी कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे एतराज़ात थे, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एक साल बात की थी कि इस कम्युनिटी के जब से वजूद आया है तब से अभी तक हमने इसकी बुनियाद भी नहीं रखी कि इसको किस राह पे चलाना है, किस नहज पे चलाना है, किस तरह कम्युनिटी की खिदमत करनी है, कौन सा लाए अमल हो जिसके तहत हम पाकिस्तान कम्युनिटी की खिदमत करें। हम एक इलेक्शन के हामी हैं। ये जो सुप्रीम काउंसिल के जो यकतरफा सुप्रीम काउंसिल मैं कहता हूं, मैं यकतरफा सुप्रीम काउंसिल इसलिए कहता हूं कि मैं ये नहीं कि हटदर्मी की वजह से नहीं मानता, मैं कहता हूं कि जब वो का तस्दीकों में अमेंडमेंट्स वो जो पाकिस्तान कम्युनिटी का जो आइन है उसमें जो चेंजिंग हो जाएंगी खान साहब, तो सबसे पहला मैं शख्स हूंगा जो इसका तायद कुनिंदा हूंगा। पर साहब आप एक तरफा क्यों कहते हैं उसको? एक तरफा इसलिए खान साहब, बुनियादी मशवरा जो किया था हम उसमें शामिल थे। उसके बाद पाकिस्तान गए, मैं और चोई साहब हम इकट्ठे पाकिस्तान गए थे, इकट्ठे वापस आए हैं। उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें हमें नहीं बुलाया गया। नहीं, आपके नुमाइंदे मौजूद होते जी, थे ना? मैं मादरत के साथ किसी ने कासिम साहब मौजूद होते थे, किसी जी, कोई और लोग मैं मौजूद मादरत होते के थे। साथ आपको एक बात बताता जाऊं। हमने जो पहली मीटिंग हुई थी आज भी हम उसी जगह पे हैं, उसी पॉइंट पे हैं। हमने कहा था पाकिस्तान कम्युनिटी के समाजी, सियासी और मजहबी हलकों से मोतबर शख्सियात ली जाए और उनका एक मजीद इंतजाम बात कराएं। करेंगे। इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बेल्जियम से मारूफ समाजी शख्सियत और पाकिस्तान ओवरसीज एसोसिएशन इंटरनेशनल के सदर जनाब चौधरी अकरम बिनाज साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत। चौधरी साहब आपकी एसोसिएशन का नाम मैंने दुरुस्त लिया ना, पाकिस्तान ओवरसीज एसोसिएशन इंटरनेशनल? बिल्कुल जी, आपने आप बिल्कुल याद कर लिया और आप ओवरसीज के लिए काम कर रहे हैं। आप तो आपने याद कर रहे हैं, बहुत मेहरबानी। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए जो काविशें इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गई, जिसके लिए हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं, कहीं आप भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, बाकी सारे लोग भी लगे हुए हैं, और आज इस्लामाबाद में बड़ा अहम एक सेमिनार भी मुनक़िद हुआ जिसमें हुकूमती अरकान ने शिरकत की और वहाँ पर ये यकीन दहानी करवाई गई। तारिक शरीफ भट्टी साहब ने वो सारा अरेंजमेंट किया और उनको आगाही दी कि किन किन मसाइल से बिलखुसूस हम यूरोप वाले जो है वो उनका सामना कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये तसल्ली दी गई। अभी मुबशर वड़ाई साहब ने टेलीफोन लाइन पर हमें बताया कि उन आपके तमाम मसाइल हल होंगे। आप क्या समझते हैं, क्या मौजूदा हुकूमत कुछ कर पाएगी हमारे लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये आपके सामने है। बाकी तारिक शरीफ भट्टी साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया। एक तो ये डबल मिशनरी जो है हमारी, इसको सुप्रीम कोर्ट में दायर कराई है रेट, और दूसरा वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि ओवरसीज के काम हो। वो एक मुस्बत आदमी है और हम समझते हैं वो हमारे भाई है जिन पे हम फाहिर कर सकते हैं। बाकी रहा मसला हुकूमत का, हुकूमत आपके सामने है तो अपने मुल्क के साथ क्या किया है और ओवरसीज के साथ पहले क्या किया है, आगे क्या करेगी। जो भी यूनान में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो ओवरसीज के साथ हो रहा है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं ये लोग तो वहाँ जो बैठ के आपस में जो कुछ कर रहे हैं, सारी दुनिया इनको देख रही है। हमें जरूरत है ओवरसीज को इतिहाद में और आपस में एक दूसरे से बर्दाश्त करने में। जब हम ओवरसीज एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग पूरे वर्ल्ड से ओवरसीज के जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये वन मैन शो कोई भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे मुस्बत जो साथी हैं वो रात दिन काम कर रहे हैं।
ओवरसीज का मुतालबात मानने पड़ेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। हमें उनको बताना होगा, हमें उनको अपने इत्तेहाद का यकीन दिलाना होगा। तो चौधरी साहब, ये जिस तरह ये जो अभी हमने बताने का तरीका जो अब हम लोगों ने अपनाया है मीडिया के जरिए भी और सेमिनार्स के जरिए भी, क्या इस तरीक़ेकार से मुतमईन है कि हम लोग सही सिमत में जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तारे शरीफ भट्टी साहब, उधर जाग प्यारा साहब है, जितने भी हमारे ओवरसीज के भाई उधर मौजूद है, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, कोई भी बंदा ओवरसीज के लिए काम करेगा, मुस्बत काम करेगा, वो ज़बानी बातें नहीं करेगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। और जो कुछ वो आज इस्लामाबाद में श्रीरा होटल में कर रहे हैं, हमारा टीआरएस इंटरनेशनल का एक वफद वहाँ मौजूद था और उसने मुझे सारी रिपोर्ट दी है। और वो बता रहे हैं कि वादे तो करते हैं, लेकिन देखिए पहले भी ये ओपीएस ने जो ओवरसीज के लिए बनाई हुई है, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। जुनान से जो लोग जा रहे हैं उनके साथ क्या नहीं हो रहा। लेकिन बात ये है कि जो आज तारिक शरीफ भट्टी ने किया है, वो एक बहुत ही मुस्बत कदम है और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी बात बताइए, क्योंकि हमारा ब्रेक का वक्त हो गया है। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के साथ हालात हैं और कराची के बिलखुसूस, क्या कभी इस मुल्क में तब्दीली आएगी और कभी हम ये मान पाएंगे, ये देख पाएंगे कि हमारे मुल्क में अमन अमान हो गया और इंसाफ का बोलबाला हो गया? देखिए भाईजान, ये सबको पता है कि ये जो हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे कोई भी हो। क्योंकि ये जो बरसे इख्तियार मेन लोग हैं, जिनको हम चार बगैर भी कह सकते हैं, चाहे वो पीपी है, नून है, काफ है, कोई भी जमात है, तो मैं समझता हूँ आवाम में चेंजिंग आएगी तो फिर चेंजिंग आ सकती है। लेकिन जब तक हमारी आवाम में चेंजिंग नहीं आएगी, हम एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, अपने ज़मीर को जिंदा नहीं जी चौधरी साहब, बिल्कुल चौधरी साहब, हम कोशिश करेंगे, चूंकि हमारा एक ब्रेक का वक्त हो गया, हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद आपको दोबारा लाइन पर लें। बेहद शुक्रिया आपकी कॉल करने का। नाजरीन, चूंकि हमारा एक ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है और ब्रेक बेहद ज़रूरी होती है किसी प्रोग्राम के लिए, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। हेलो, ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पर जाने से पहले पाकिस्तान ओवरसीज़ एसोसिएशन के सदर जनाब चौधरी अकरम मिन्हाज साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वक्फे पर जाने की वजह से उनकी लाइन हमें ड्रॉप करना पड़ी। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर उनसे तफसीली मज़ीद बातचीत होगी। लेकिन अब अपने मौजू पर जाने से पहले मैं एक ऐलान ज़रूरी करता चलूँ कि 3 अप्रैल देश परदेश के शुमारे में जो ताज़ा मोबाइल के हवाले से एक ख़बर दी गई है, एक पैकेज दिया गया है यूरोप के लिए, उसकी तस्हीह कर लें कि यूरोप के लिए जो पैकेज है 100 मिनट का ताज़ा मोबाइल के ज़रिए, उसका आगाज़ 3 अप्रैल से होगा। सॉरी, 3 अप्रैल के शुमारे में नहीं, बल्कि इस पैकेज का आगाज़ 3 अप्रैल से होगा। उससे पहले जहमत ना करें, क्योंकि उस बहुत सारे हमारे जो करम फरमाए वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनका नंबर मिल नहीं रहा, वो पैकेज उन्हें मिल नहीं रहा। तो उनके लिए ये आगाही है कि 3 अप्रैल से इस पैकेज का बाकायदा आगाज़ होगा। वीनस न्यूज़ का ताज़ा शुमारा भी मार्केट में आ चुका है, इसे भी आप हासिल कर सकते हैं अपने करीबी बुक स्टॉल से। ताज़ा तरीन ख़बरें हासिल करने के लिए अपने मेहमानों की जानिब दोबारा जाते हैं और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से कराची प्रेस क्लब के एक अहम अहदेदार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हों और कराची की जो असल सूरत हाल इस वक्त है और उसके लिए जो की जाने वाली कोशिशों के अंदर जो पाया जाने वाला इखलास है वो किस हद तक मौजूद है और कहाँ तक ये सब मुनाफकत और ड्रामे रचाए जा रहे हैं, इस पर उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि कराची की किसी जमात के कोई अहदेदार भी हमारे साथ मौजूद हों। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं चौधरी मुदस्सर इकबाल वड़ाई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर भी हैं और यहाँ के पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी मारूफ समाजी शख्सियत। आपके साथ खुर्शीद अहमद भट्ट साहब हैं, दोनों से गुफ्तगू हमारी जारी है। चौधरी साहब, ये बताइए कि
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात होगी, यूनान में रहने वाले पाकिस्तानी की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने अब तक जी जी कोई कदम नहीं उठाया उन लोगों के लिए जो रजाकाराना यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं और उनको FIA वाले तंग कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, जबकि आप लोग हुकूमत के अंदर मौजूद है? जी जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश बहुत कर रहे हैं? हमारा पाकिस्तान में ओवरसीज़ों के लिए पाकिस्तान गुजरात में भी जो तो सर ये जो मसला ये गुजरात का नहीं है, ये मसला है वफाक का। जी जी, और जब तक बतौर पार्टी इसको जी। हुकूमत के अंदर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। जी, हमने प्रेशर डाला हुआ है और हमने चोई साहब को फोन भी किया था, कहा था कि ये जो पाकिस्तानियों का मसला है बहुत ज़्यादा मसला हुआ है इधर, क्योंकि हर हफ्ते तकरीबन ज़्यादा 200-300 आदमी जा रहा है। उनको अगर इस्लामाबाद जाएं उधर तंग करते हैं, कराची जाएं उधर तंग करते हैं, लाहौर जाएं उधर तंग करते हैं। ये तो हमने जब इधर पीपल पार्टी के भी आए थे उनको भी कहा था और अपनी एम्बेसी को भी कहा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने भी जो लेटर इधर वज़ारत दाखिला को लिखा था, खत फैक्स किया था उनको, अभी तक तो कोई जवाब हमें तो कोई जवाब नहीं मिला। देखिए आप लोग हुकूमत में बैठे हैं, आप लोग जवाब का इंतजार करें। जो सब इसी बात में मुझे हैरत होती है कि जब पॉलिटिक्स पार्टियों के ओवरसीज यूनिट्स बनते हैं तो उन्हें किसी उसूल पर बनना चाहिए कि हमारे ये काम करोगे तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे और नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं जो हमसे हो रहा है, हम तो कर रहे हैं। वो तो आगे तो जो हम हुकूमत में तो सारी हुकूमत हमारी तो आई नहीं। खुर्शीद भट्ट साहब, मेरा ख्याल आप बेकरार हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी के बारे में कुछ कहने के लिए, कुछ उसूल और ज़वाबित बताने के लिए। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि आप बड़े बेचैन हैं और मैं चाहता हूँ कि आप वो आवाम की नज़र कर लें। जी बेकरार भी और तशनगी भी है, वो मैं इसलिए करना चाहूँगा कि कुछ अच्छा भट्ट साहब मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान से पाकिस्तान नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सिंध बशीर जान साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बशीर जान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बशीर जान साहब, कराची आग और खून की होली वहां पर जारी है और आपका स्टेक है कराची में। पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी जो है वो पूरे मुल्क में इस वक्त हुकूमत के अंदर भी शामिल है और कराची के अंदर भी बहुत बड़ा स्टेक है। क्या वजह है कि कराची में अमन नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, अवामी नेशनल पार्टी का कराची में हुकूमत में हिस्सा है और सूबाई असम्बली में 2 मेंबर है और पूरे मुल्क में हमारा वफाकी हुकूमत में भी हमारा हिस्सा है, बलूचिस्तान में भी हमारा हिस्सा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। और आपने देखा कि वहां पर हमने एक ऐसी सूरत हाल में ली थी जहां पर हुकूमत नाम की, रेड नाम की कोई चीज नहीं थी, इंतहा पसंदी थी, बम धमाके थे, 40-45 लाख IDP, लेकिन उन तमाम सूरत हाल को हमने कंट्रोल कर लिया, इसलिए कि हमारी नियत थी, हमारे पॉलिटिकल विल था हमारे पास और हुब्बुल वतनी थी, लिहाजा हमने वो कंट्रोल किया। जहां तक कराची की सूरत हाल है, कराची में एक कुव्वत है जिसका नाम MQM है और वो हर वक्त कोई न कोई हीला बहाना बनाकर विफाकी हुकूमत को और अपने बड़े कोलिशन पार्टनर को ब्लैकमेल करते हैं और उनके पास ब्लैकमेल करने का एक ही जरिया है और वो है कराची की हालत। कराची की हालत खराब करके वो हुकूमत को ये बताना चाहती है कि खबरदार अगर हमारी कोई बात नहीं मानोगे तो हम कराची जैसे बड़े शहर में हर वक्त हंगामा। लेकिन बशीर जान साहब आप हुकूमत के अंदर, मेरा एक सवाल है कि आप लोग, बशीर जान साहब आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ आप MQM के साथ भी आप बैठे हुए हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल फोर्समेंट नहीं हो सकती कि आप या तो हुकूमत से बाहर निकल जाएं या फिर आप उन लोगों को मजबूर करें? आपके बकौल के अगर MQM कर रही है तो कम से कम दहशतगर्दी ना की जाए, कम से कम लोगों को कत्ल गारत ना की जाए, जो भी कर रहा है। देखिए जी, हम हुकूमत में जरूर है, लेकिन जब हुकूमत हम बना रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हमने हुकूमत बनाई थी और उस वक्त MQM हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। लेकिन सिंध में तो आप लोग बैठे हुए ना, आपके दोनों अरकान उनके साथ बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि हम उनके साथ नहीं बैठे, लेकिन हम हुकूमत में थे और उन्होंने हुकूमत में बाद में ज्वाइन किया। हुकूमत में वो बाद में शामिल हुए, हम पहले थे। अभी इसकी कई मिसालें मौजूद है कि आपने देखा कि ज्वाइंट सेशन का इन्होंने बाइकाट किया और कराची को 2 घंटे में आग लगवा दी और पूरा हंगामा मच गया, लेकिन 2 घंटे बाद जब रहमान मलिक साहब आए तो वो राजी हो गए। देखिए असल बात यह है कि यही 2 मेंबर ही हमारा मसला बन रहे हैं कि कराची में MQM किसी और को सियासी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत में किसी और को सरासतदार बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो सिंध के कराची और हैदराबाद पर कब्जा करना चाहते हैं और पख्तून इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी मुनज़्ज़म कुव्वत बन चुकी है कि पख्तूनों के होते हुए वो ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। यही बुनियादी वजह है। कराची में अगर हम एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे की अहमियत को और एक दूसरे के मैंडेट को माने और तमाम लोगों को
का हक दे। देखें, कराची में हालत खाली पुख्तूनों या एमपी की वजह से खराब नहीं है। कभी कराची में एमक्यूएम हकीकी और मुत्तहिदा का झगड़ा होता है, कभी कराची में बलोच और मुत्तहिदा का झगड़ा होता है, कभी सिंधी और मुत्तहिदा का झगड़ा होता है, कभी सुन्नी तहरीक और मुत्तहिदा का झगड़ा होता कभी है, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद का भी हुआ। मुत्तहिदा का झगड़ा होता है। यानी एक तरफ तो मुत्तहिदा पक्की होती है, एमक्यूएम पक्के तौर पर एक तरफ के ठेकेदार है कि वो किसी न किसी से झगड़ा करेंगे। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि एमक्यूएम वाले किसी को बर्दाश्त करते ही नहीं है। लेकिन इसका जान साहब, इसका हल क्या होगा? कब तक लोग मरते रहेंगे? लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका हल यही है। एक हम जब हम सियासी लोग हैं, हम कहते हैं कि इसका हल मौजूद है और हल निकालना मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सियासी पार्टियों का फर्ज है और ये जरूरी है कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। हमारे पास ये तजवीज है, सबसे मुस्तकिल हल ये है कि यहाँ की सियासी कुव्वतें, एक बड़ी सियासी कुव्वत तमाम सियासी कुव्वतों को बर्दाश्त करे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। एमक्यूएम हकीकी को भी हक है कि वो कराची में सियासत करे, बलोचों को भी हक है कि वो कराची में सियासत करे, पख्तूनों को भी हक है कि वो कराची में सियासत करे और पार्लियामेंट में जाए। अगर इस बात पर सियासी पार्टियां एग्री नहीं होती तो हमारे यहाँ एक कानून मौजूद है, हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर मौजूद है। और अगर इनसे नहीं होता, बात आगे बढ़ जाती है, हुकूमत की रिट कायम नहीं रहती, तो हमारे पास इसकी मिसालें भी मौजूद है कि स्वात में पाक आर्मी ने ऑपरेशन करा के हुकूमत ने रिट कायम की है। तो हमारा यही मुतालबा है कि कराची में अगर सियासी पार्टियां अफवाह तफहीम से बैठकर इस मसले का हल नहीं निकालती तो यहाँ पर फौज के जरिए ऑपरेशन करा के क्रिमिनल एलिमेंट जो है इसको पकड़ करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी और सियासी कुव्वत के पास कोई सियासी हल मौजूद हो, कोई हल मौजूद हो, तो हम उसको भी मानने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी तजवीज ये है कि यहाँ फौज के जरिए ऑपरेशन करा के कराची को अस्ते से पाक किया जाए। जी बशीर जान साहब, बेहद शुक्रिया आपका विनस टीवी से बात करने के लिए। पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सिंध के बशीर जान साहब बात करें तो आखिर में उन्होंने ये बताया कि कराची के अंदर फौजी ऑपरेशन किया जाए। मैं भी इनसे मज़ीद बात करना चाह रहा था लेकिन वक्त के इख्तिसार ने हमें इसकी इजाज़त नहीं दी। क्या हमारे मुल्क में कभी पाकिस्तान के नाम पर सियासत होगी? ये एक सवाल है और मेरे तमाम नाज़रीन इस पर ज़रूर मुझे कॉल करें और ये बताएं कि क्या हम इतने गिर चुके हैं कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया जाने वाला मुल्क पाकिस्तान अब सिर्फ पंजाबी, पठान, हिंदू, महाजर, सिख वगैरह वगैरह पर सियासत करेगा? क्या हमारी सियासी जमातें नज़रियात और उसूल पर सियासत को आगे बढ़ाकर और लोगों की जानें लिए बगैर इफ़हाम और तफ़हीम के साथ इस मुल्क को कुछ दे सकती हैं? अगर आपके पास इसका जवाब हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, विनस टीवी में आपका इंतजार करेंगे। बट साहब आप कुछ कह रहे थे पाकिस्तान कम्युनिटी यूनान के हवाले से। जी, मैं खान साहब ये बात कह रहा था कि अब इस पोजीशन में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस ग्रीक में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉरनर्स बशमूल पाकिस्तानी बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा बहरान है, ग्रीक को नेशनल भी बहुत ज़्यादा, वो खुद भी परेशान है। इस हाल में हमें कम से कम अब कोलो फेल में तजाद ख़त्म कर देना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। जी, एक हो जाना चाहिए और कोलो फेल का तजाद ख़त्म करके खान साहब एक बात को ज़रूर करना चाहिए। आपने मुझसे प्रोग्राम के आगाज़ में पूछा जी आप क्यों नहीं मानते चेयरमैन को? मैंने कहा भाई यकतरफा चेयरमैन को हम नहीं मानते, जो मुश्तरका और सबकी राय से बात चेयरमैन की जात की नहीं, बात सुप्रीम काउंसिल की है, उस ओहदे की है, जात की नहीं जी। बात यह है कि 23 मार्च वाले दिन नून चौधरी जाज के घर में जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने वहां पर आपने बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने वहां नाज़रीन को बताऊंगा इन्होंने क्या बात की थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन एक कॉल लेंगे, पहले देखें कौन हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब है और कहाँ से? मैं सलीम बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कराची के हालात जो है सारा को मिलके उनका हल तलाश करना चाहिए। अगर एमक्यूएम कहे कि ये मेरी जगह है और पठान कहे कि नहीं ये मेरी हुकूमत, यहाँ पे मेरी हुकूमत है, तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि एक तो मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूँ, मैं खुद भी पठान हूँ। कराची में ये जरूरी नहीं है कि जब पठान हो तो वो एमपी का वर्कर होगा। जी जी, जरूरी नहीं है कि वो या कोई और बंदा हो तो। और ये भी जरूरी नहीं है कि महाजर होगा तो एमक्यूएम का होगा, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सियासी जमात होना एक अलग चीज है, आपकी जात या नस्ल होना एक अलग चीज है। मैं उठाना चाहता हूँ। और दूसरा एमपी का जो बंदा है उनसे मैं बशीर जान से मैं यही कहना चाहता हूँ कि
ادارہ جو آپ لوگوں کی حکومت میں خیبر پختونخوا کی جو اسلامیات میں بدل کے کم از کم اس پہ توجہ دیجیے، کم از کم اسلامی حیات کو وہاں سے نہ ہٹایا جائے. میرے خیال میں وہ واپس ہو گیا قانون. تو اپنی جگہ پہ، مگر اسلامیات جو ہماری دین ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. جی جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ کال کرنے کا. بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ اپنے دین پر توجہ دی جائے ان معاملات کو ہٹ کے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو پٹھان ہے وہ ایم پی کا ہے اور جو ایم پی ہے وہ لازمی سارے پٹھانوں کی نمائندگی کرتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو نظریات اور اصولوں پر آنا چاہیے، نہ کہ ذاتوں، رنگوں اور نسلوں پر. جی بٹ صاحب. جی بات وہی ہو رہی تھی، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. میں خان صاحب یہ بات کر رہا تھا کول و فعل میں تضاد کو ختم کر کے ہمیں ایک ہونا چاہیے یہاں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ کل آنے والے جو ہمارے یہاں مستقبل میں ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بٹ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بعض مقامات پر جب پبلک پلیس سے بیٹھ کے آپ بات کرتے تو آپ کا انداز جو ہے بڑا حاکمانہ اور تھانے دارانہ ہوتا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. کئی دفعہ محسوس کیا آپ اگلے بندے کو اس طرح دبانے کی کوشش کرتے ہیں. میں معذرت چاہوں گا، میرا وہ کیا کہتے ہیں گلا جو ہے وہ اس میں ذرا زیادہ آواز نکل جاتی ہے. وہ بات یہ ہے، جب میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کول و فعل کے تضاد کی، وہ میں آپ کو کلیئرنس دے دوں. پھر یک طرفہ چیئرمین صاحب جو ہیں سپریم کونسل کے، وہ کہتے ہیں جی 26 تاریخ کے بعد کوئی درخواست نہیں دے سکتا. میرے بھائی جو سپریم کونسل کے ممبر ہیں اشیر حیدر بھائی، وہ کہتے ہیں جی جب ہم آئین میں چینجنگ لے آئیں گے. یہ بات آپ نے کر دی، یہ بات تو بٹ صاحب آپ نے کر دی، اس کو دوبارہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم جی، کون صاحب؟ میں انگریزا پہ بولنا بھائی جی، کروپی تو. کون؟ انگریزا. جی جناب فرماؤ. کروپی پہ بولنا تو ماشاءاللہ پروگرام تھوڑا تکنے پہ بابا گھنٹہ کو ہو گیا بہ کے میں پروگرام تھوڑا تکنے پہ. جی بہت شکریہ جناب. جی بہت اچھا جا رہا ماشاءاللہ. کوئی انعام کا کوئی دسو تھی پاکستان کا لگے ماشاءاللہ اچھا پہ دس دے ہو. کوئی انعام کا کوئی سستے سے بارے کو دسو کی صورت حال ہے. یونان دا کی پوچھنا نے سوال کرو تسی. چلا کہ میں سوال کرنا ہوں تسی کرو سوال. کی پوچھنا جی یونان دے بارے؟ میرے کو ہن خرچے کو نہیں 8 سال ہو گئے نے بالکل کارڈ تک نہیں بنوایا بھی. تے تے بھئی تہاڈا قصور ہے نا، یونان والا دا قصور تے کوئی نہیں. کارڈ تے بنوا لینا چاہیے سی نا ہن تک. جیڑی سستی جیڑی ہوئی ہے یہ جھوٹ ہے ساتھ کہندے بندے وچ بورڈ شوٹ کرنے. جی سختی دیا خبراں بالکل سچ نے، اور تسی احتیاط کرو اور کوشش کرو کہ جلد تو جلد تسی اپنا سیاسی پناہ دا جڑا کارڈ ہے ریڈ کارڈ حاصل کرو. ٹھیک ہے جی نا، بہت شکریہ. جی بٹ صاحب. جی وہی بات تھی خان صاحب. بنیادی بات جو ہے ہماری کوئی بھی کسی بھی محفل میں مدلل بات ہوتی ہے، ہماری دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے. اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی، ہمیں ہمارا رائٹ جو ہے، حق جو ہے وہ نہیں خان صاحب دیا جائے گا. اس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. 90,000 کی کمیونٹی کے اندر 90,000 کی کمیونٹی کے اندر ہر شخص کو بات کرنے کا حق ہے. مجھے بھی آپ جی 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 سب کو ٹھیک ہے. جی جی. لیکن اگر ایک شخص کہے گا کہ میری بات مانی جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات اب سنی گئی ہے، تو میرے خیال میں وہ افہام و تفہیم والا لہجہ نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا موقف بیان کریں، اور جب آپ کا موقف درست ہوگا تو آپ کی بات سن کر ایک نہیں ہزاروں افراد آپ کے ساتھ لگیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ابھی. جبکہ کسی بھی چیز پر پریشر ڈالنے سے اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. خان صاحب میں آپ کی تصحیح کر دوں یہاں پہ. میں آج کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا را اس الیکشن کے تو ہم بنیادی لوگوں میں سے ہیں. اور آپ نے چودھری اعجاز کے گھر میں ناظرین بتانا بھول گیا، چودھری اعجاز کی رہائش گاہ پر جو ہم نے یوم پاکستان کی تقریب جو ہوئی تھی اس میں بٹ صاحب نے بڑی اچھی محفل سجائی، اور اس محفل کے اندر انہوں نے جو آخری جو ان کا بیان تھا جس پر محفل کا اختتام ہوا وہ یہ تھا کہ اگر سپریم کونسل ہمارے مطالبات، یہ سارے مطالبات جائز مطالبات جو سالہ سال سے سب کے چل رہے ہیں وہ مان لے گی اور ممبرشپ کر کے قانونی طریقے سے الیکشن ہوں گے، تو ہمارا کوئی اختلاف کسی شخصیت سے نہیں ہے. ایک کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہوگی. جی بٹ صاحب. جی ہاں صاحب، میں نے آپ کے پروگرام میں مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن 1 سال پہلے جب وینس کا اسٹوڈیو رہندی میں تھا تو میں نے یہ بات اس ٹائم بھی آپ کو کہی تھی کہ پاکستان کمیونٹی کی جب بنیاد رکھی گئی تھی اس ٹائم سے لے کے اب تک معذرت کے ساتھ ہم بھی اس میں قصوروار ہیں. کوئی لایا عمل ہم نہیں بنا سکے. اس لایا عمل کس طرح بنتا ہے آپ یہ دیکھیں. لایا عمل کس طرح بنتا ہے جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی الگ جماعتیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. چودھری مدثر صاحب جا کے ایمبیسی سے لیٹر لے لیتے ہیں کہ میں صدر ہوں، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. جب تک ہم لوگ خود ان باتوں پر، ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں، اس وقت تک کس طرح یہ کام ہوگا. اب چلے میں چودھری صاحب چودھری صاحب اگر اس دفعہ آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، آپ کے تمام مطالبات مانے جاتے ہیں، ووٹنگ ممبرشپ ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، اور آپ الیکشن
लड़ते जी, जी। हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर खुदा न खास्ता आपकी दूसरी या तीसरी पोजीशन आती है तो क्या पहले की तरह फिर चले जाएंगे एम्बेसी या किसी और सरकारी इदारे से जाके ना तो मैं अपनी पहले- सदारत का लेटर ले लेंगे? ना, ये सब गलत है। आप जो प्रोपेगेंडा है सब गलत है। ना तो मैं पहले भी एम्बेसी के पास गया था और एम्बेसी नहीं, एम्बेसी ने आपकी सदारत का लेटर जारी किया। बात सुनो ना, जब अक्सरियत जो भी राय जो अक्सरियत फैसला कर दिया वही होता है। ये तो अक्सरियत का जो फैसला आप कह रहे हैं ना, आप अकेले तो जो साहब, काले- अक्सरियत का फैसला तो वोटों से हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, जब मैंने अपने दफ्तर में जो मीटिंग की थी उसमें अक्सरियत थी, बड़े बड़े लोगों की अक्सरियत थी। तो साहब जिस वक्त वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उस वक्त अक्सरियत का फैसला तो आ जाता है सामने। जी, जी। उसके बाद नए फैसले की जरूरत नहीं होती मेरे ख्याल में। अगर वो वही फैसला तस्लीम अगर किया वो इसके मुताबिक होगा। इन्हीं जो हमारे उसूल है, इनके मुताबिक होगा तो आप मानेंगे। तो हम मानेंगे। जिंदाबाद। अगर वो नहीं होगा तो- अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? भाई जी खैरियत है। कौन सा आपने? आफ्ताब विराट बोल रहे हैं भाई। जी जनाब फरमाओ की कहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? और सब खैर भाई जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। गल करेंगे। सलामकुम जी भाजी, साडे कोल कार्ड भी कोई नहीं, ना इमिग्रेशन के पेपर ने, ना कमलाब दा, ना की गल, ना बात मसले की हालो मैनू ना फड़ लिया रात सवेरे ने छड्या गल लेना कि जे हो फिरोगे तो पाकिस्तान छोड़ छड़ेंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਿੰਨਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੁੱਕੀ ਬਸਤੀਆ ਦਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਨਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਵਾਲਾ? ਰੈਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਧਰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੋ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ तो ਸੁਬਾਹ साहब, 1 आप ਵਜੇ दफ्तर लगा के में- रात 7 दफ्तर बजे में- तक साਡਾ दफ्तर खुले है। आपके दफ्तर में कौन कौन से काम होते हैं? जी, कौन कौन से काम होते हैं? जो लीगल काम है, अगर वो कहेगा हमें चले हमारे साथ कहीं निदाफराजी करनी है, हम जाएंगे। अगर वो कहेगा मेरी जो अपील जो ये भाई साहब कह रहे हैं, अगर वो वकील के जाने से होती है हाल तो हम वकील भेजेंगे, अगर हमारे जाने से हाल होगी तो हम खुद जाएंगे। अच्छा, अभी जो कॉलर हमारे साथ थे वो सुन्ने चौधरी मुदस्सर साहब का दफ्तर है मुनिया में। आप वहाँ मोनिया में। तशरीफ ले आए मोनिया में। बिल्कुल। चौधरी मुदस्सर इकबाल, इनके पास आप आ जाए और ये कह रहे हैं कि मैं लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करूंगा। चौधरी साहब, हमारी जो पहले बात हो रही थी उसी बात पर दोबारा हम आते हैं कि हम सारे पाकिस्तान कम्युनिटी को यूनान में मुत्तहिद करने और अपनी आवाम को आगे लेकर बढ़ने के लिए सब इस बात पर इत्तफाक करते हैं। जी, थोड़े जी। बहुत इख्तलाफात हैं कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। एक प्रोग्राम होगा आपका इंशाअल्लाह ताला, जब सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी इलेक्शन से पहले ये तमाम मामला को हल कर लेगी, उसके बाद मैं आपको आमने सामने बिठाऊंगा और उसमें फिर आपसे वादा लिया जाएगा, हलफ लिया जाएगा कि आप इन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और करने के बाद उस नताइज को तस्लीम करेंगे। बिल्कुल। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुतनासिब नुमाइंदगी का वावेला दोबारा तो नहीं किया जाएगा इलेक्शन के बाद? नहीं, पहले पहले नहीं होगा। अगर ये जो कानूनी हैसियत हो ना किसी की भी, जो लीगल तरीके से हो, तो फिर कोई भी आदमी शोर नहीं मचाएगा। तो इससे पहले जो आपने मुतनासिब नुमाइंदे का जो बाद में ऐलान किया था और सदर बन गए थे आप, वो ठीक किया था आपने, आपकी नज़र में? जी जी, उस वक्त ठीक था। लेकिन अदालत ने तो आपका केस अदालत ने नहीं, अदालत ने जो लोग पहले थे वो दूसरे केस किए थे, उनको भी तो वो खारिज हो गए थे ना केस। हमने तो लोगों का काम किया, हमने लूटा तो किसी को नहीं है। चले, बेहद शुक्रिया जनाब। मेरे दोनों मेहमान आज यहाँ पर मौजूद थे, बड़ी सेरा सिल गुफ्तगू की और खुर्शीद भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जब
जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे और पाकिस्तान कम्युनिटी यूनान के इलेक्शन को अगर आइनी हदूद के अंदर रख कर उनका इनेकाद किया जाएगा तो हम पाकिस्तानी बरादरी के साथ हैं। और कहीं पर भी उन्होंने कहा है कि अगर मेरी ऊंची आवाज़ से, चूँकि मेरा स्टाइल इस तरह का है, अगर किसी ने ये समझा हो कि मैं थानेदार बनकर उस पर हुक्म चला रहा हूँ या मुझसे दिल आज़ारी हुई हो, उस पर उन्होंने इंतहाई खंदा पेशानी से माजरत की है। बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है अमोनिया की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की, जो अमोनिया के जो हमारे ताजिर बरादरी है उसके अंदर खुर्शीद भट्ट साहब और मुदस्सर बड़ाई साहब, इन्होंने आज आपके सामने गुफ्तगू की और इस बात का वादा भी किया और ऐलान भी किया कि अगर पाकिस्तान कम्युनिटी यूनान के इलेक्शन उनके हदूद के अंदर होंगे तो हम उसको हर कीमत पर तस्लीम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, जो हमारी मेंबरशिप हो रही है ना, ये पैसे हमारी अवाम जो दे रही है, ये अगर वो किन हाथों में जाएंगे? जो पहले हमारे कुछ भाई ज़लज़ले फंड खा गया, कुछ दूसरे पैसे ज़लज़ला फंड की तो बात ना करें, उसमें तो आप भी शामिल हैं, उसमें तो आप भी शामिल हैं, मैंने बात नहीं की आपसे वाले झगड़े हैं, बात ये ज़लज़ला फंड का देखिए वो आप पर मुद्दा जाता है, आपने भी माजी है, उसे बुलाना पड़ेगा, मुस्तकबिल में जाना पड़ेगा। आखिरी बात करूंगा, इससे पहले भी हमने काफी प्रोग्राम में ज़लज़ला फंड की बात की और चौधरी साहब चूंकि सदर थे और इनके हाथों से रसीदें गई, इसलिए मैंने उस मौजू को नहीं छेड़ा। भट्ट साहब, मेरी आखिरी बात है, मैं कहता हूँ कहीं देर ना हो जाए, आगे बहुत देर हो चुकी है। एहतियात करें कि वो गालिब वाला वो ना हो। गालिब का शेर है ना, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम शर्मिंदा होते फिर अपने आने वाले मुस्तकबिल के लोगों से, अपने भाइयों से, बच्चों से। बेहद शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात पर बशीर जान साहब ने कहा कि फौजी ऑपरेशन कराची में नागुज़ीर है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की जाने वाली काविशों को चौधरी अकरम इनाज साहब ने सराहा है। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को तवज्जो से सुना। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो, ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ।